माननीय सतीश जय भगवान जी कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समय तो बहुत कम हुआ अभी महीना, लेकिन हमारे यहाँ कहावत दूध के पैर पालने में नजर आता है। मैं समझ सकता हूँ कि नरेश जी इस भारतीय जनता पार्टी को हम होने की ऊंचाइयों पर लेने वाले हैं। हम सबके वरिष्ठ और अग्रज मेरठ से चलकर हमारे बीच में आए हैं। वरिष्ठ व्यापारी नेता हैं, उत्तर प्रदेश के समीक्षक हैं, और अभी उनका उद्बोधन हम लोग सुन रहे थे। बहुत कम शब्दों में उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी। इसको हम लोग गागर में सागर बहना कहते हैं। माननीय श्री गोपाल अग्रवाल जी हमारे बीच में 3 जिलों को मिला करके बनी हुई कोऑपरेटिव कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष कृष्ण वीर सिरोही जी, वीर सिरोही जी, रोटरी क्लब के सम्मानित चेयरमैन और एसएसए चिकित्सक डॉक्टर पराग शर्मा जी, वरिष्ठ शिक्षाविद माननीय श्री रामवीर जी, पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री मनीष जी और संजय जी, माननीय श्री महेश के अग्रज हैं, बहन पायल जी और वारिया जी, सम्मानित विपिन जी, एक सुप्रसिद्ध उद्योगपति। लोग कहते हैं कि जिस गांव में भी कहीं जमीन होगी उनमें विजेंद्र गर्ग जी का कब्जा जरूर होगा। ऐसे वरिष्ठ इंडस्ट्रियलिस्ट भाई विजेंद्र गर्ग जी, मेरा नौजवान मित्र जो मुझे लेकर यहाँ आया शेखर त्यागी जी उपस्थित मैं देख रहा हूँ, धीरज भी बैठे हैं, और ऐसे बहुत से नौजवान जो मुझे लेने गए थे इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित हैं। मैं समझ सकता हूँ आपको देखकर आप सब यहाँ के प्रबुद्ध जन ऐसे सम्मानित सभी बुद्धिजीवी बंधुओं, और नाम तो मैं सबसे अंत में ले रहा हूँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नाम जिसके कारण मैं यहाँ आया हमारे यहाँ जाता है काटे लागो पाओ बलिहारी गुरुआ जिनको बिंदियो बताओ। तो हम लोग जनता को जनार्दन मानते हैं, जनता माने भगवान होता है। इस भगवान तक लाने का काम जिसने किया है वो हमारे मित्र अमनीश त्यागी जी, मैं उनका हृदय से आभार करता हूँ। सिर्फ एक सूचना पा करके कहीं से कि मैं इस रास्ते से गुजरने वाला हूँ, उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं उनके गांव में आऊँ। और आप सब अमनीश जी को जानते होंगे, मैं जानता हूँ इसलिए आप भी जानते हैं। आप 15 साल 15 क्या 20 साल में अंतिम 1 साल आप भाजपा में आ गए थे। 19 साल तक मैंने आपको एक पत्रकार के रूप में देखा है। भाजपा के प्रति वैचारिक रूप से समर्पित रहे होंगे, लेकिन हम सब इनसे सीख ले सकते हैं। भाजपा के प्रति समर्पण होना एक अलग चीज है, और कलम जब उठा लो तो कलम के प्रति ईमानदार होना एक दूसरी चीज है। मैं गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि अमनीश त्यागी जी ने अपने कलम के साथ कभी भी बेईमानी नहीं की। एक व्यक्ति के रूप में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, व्यवहार के रूप में बहुत अच्छे व्यवहार कुशल, और आज मैं देख सकता हूँ कि पढ़े लिखे लोगों के बारे में कहा जाता है कि समाज से वो भटके रहते हैं। आज मैं कह सकता हूँ कि काफी समय तो आपने लखनऊ में बिताया है, बावजूद आपका अपनी जड़ों से इतना जुड़ाव, आप हम लोगों के लिए एक समझने जानने और सीखने की चीज होंगे। मैं आपका मित्रों, यह हापुड़ चौधरी चरण सिंह की जन्मभूमि है, और दूसरी बहुत बड़ी उपलब्धि है एस दयानंद के स्मृति में बनाया हुआ एक कैंपस। इसने भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को पढ़ा होगा, तो इस बात को अच्छी तरह जानता होगा कि जिस दौर में शहजानंद जी देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे, किसानों को मुद्दों को लेकर के समाज को संगठित कर रहे थे, और कांग्रेस जो कुछ सीमित वर्गों की कांग्रेस बनी हुई थी, बड़ी संख्या में उसमें विदेश से आए हुए लोग शामिल थे। कांग्रेस की तो स्थापना ही एक विदेशी ने किया था। आप में से बहुत सारे लोगों को ये तथ्य जानकारी में न हो,
शुरुआती दौर में 1885 जब कांग्रेस बनाई गई, उसका निर्माण ही एक विदेशी ने किया था। एक जिला के जिलाध्यक्ष, एक जिला के जिलाधिकारी ने किया था। उसका नाम होता था। विद्रोह चरम पर जा रहा था और अंग्रेजों को लगता था कि अगर इस विद्रोह को संभाला नहीं गया तो बहुत जल्दी उनको इस देश को छोड़ना पड़ेगा। और उस विद्रोह के गुब्बारे को फोड़ने के लिए की मदद से एक संस्था खड़ी की गई थी जिसका नाम था तथाकथित रूप से अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और जिन्होंने इतिहास में थोड़ी बहुत रुचि रखी होगी उस बात को जानते होंगे कि अगर कांग्रेस में तिलक जैसे लोगों का आगमन न हुआ होगा, सहजानंद जैसे लोगों ने सहयोग नहीं किया होगा, वामपंथी और समाजवादी विचारधारा के लोगों ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया होगा, महात्मा गांधी को सही दिशा में ले जाने की सफलतापूर्वक प्रयास नहीं किया, तो कांग्रेस आज एक राजनीतिक पार्टी के रूप में जानी जाती है। अन्यथा कांग्रेस का अर्थ एक क्लब ही होता है। कभी आप डिक्शनरी खोल के पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि यह एक तथाकथित राजनीतिक क्लब के रूप में स्थापित हुई एक संस्था थी, इसमें बहुत सारे राजनीतिक दलों के विचारों के लोगों ने मिलकर के देश की आजादी की लड़ाई में योगदान किया। एक मोर्चा था, एक मंच था ये, और इसलिए महात्मा गांधी ने बहुत ईमानदारी से कहा था कि आजादी के उद्देश्य के लिए बनाए गए सर्वदलीय मंच को आजादी के बाद कोई एक व्यक्ति या कोई एक परिवार या कोई एक संस्था कहे कि हमारी राजनीतिक दल है, यह उन लोगों के प्रति अन्याय होगा जिन्होंने इस देश की आजादी में विचारधारा के विभिन्नता होने के बाद सहयोग किया था। इसलिए कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए और आजादी के बाद अपने अपने विचारधारा के लोग अपने अपने राजनीतिक संगठन नए तरीके से बना के काम करें। गांधी जी की वो बात मानी गई होती है। तो आज जो कांग्रेस की आप व्यवस्था देख रहे हैं शायद वो नहीं होती, इसलिए नहीं होती कि जब नए तरीके से कांग्रेस बनी होती तो उसका प्रधानमंत्री नेहरू नहीं, उसका प्रधानमंत्री पटेल होंगे। इतिहास के पन्नों में सब दर्ज है कौन प्रधानमंत्री बनेगा। जब इसके लिए मतदान हुआ था 19 मतदाता थे। गोपाल साहब ने, आपको बेहतर जानते हैं, पुराने व्यक्ति हैं, मुझे आपको देख कर बहुत अच्छा लगा। आज भी आप अपनी पुरानी राजनीतिक परंपरा को बरकरार करके पूरी गरिमा के साथ आप अपने राजनीतिक जीवन को जी रहे हैं। मेरी तो इच्छा होगी कि मैं मेरठ जाऊं तो आपके घर अगर आप अनुमति दिए तो मैं एक चाय पिए। बहुत अच्छा लगा मुझे। जब मतदान हुआ था प्रधानमंत्री बनेगा तो नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, इसके लिए कांग्रेस ने एक भी डेलीगेट ने वोट नहीं दिया। एक भी डेलीगेट नहीं चाहता था कांग्रेस का कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। सबकी इच्छा यही थी कि पटेल जी ही बने, लेकिन अब क्या करिएगा, जिसका दुर्भाग्य था जो होना था हुआ। मैं उन विषयों पे नहीं जाऊंगा। मैं माननीय गोपाल अग्रवाल जी का आभारी हूँ। बहुत सूक्ष्म तरीके से उन्होंने बहुत बड़ी बात की। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं और स्वयं एक बार प्रधानमंत्री जी ने मुझसे पूछा था कि भारतीय राजनीति में मेरा क्या योगदान है, डॉक्टर मुझे बताओ। वो बहुत डिफिकल्ट मास्टर है, किसी भी कार्यकर्ता को बख्शते नहीं और आदमी की मेंटल हेल्थ को जब तक टेस्ट नहीं कर लेते हैं उसको अपने पास फटकने नहीं देते। वो एक मधुमक्खी की तरह है। मधुमक्खी का काम होता है समाज में जहाँ कहीं भी पराग के कण मिल जाए उन फूलों तक जाना, पराग कणों को इकट्ठा करना, उनको ला करके कहीं छत्ते में रख देना और शहद बना करके समाज में मिठास फैला कर देना। हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे ही फैली हुई सारी व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के लोगों को इकट्ठा करके समाज निर्माण की गति में झोंकने वाले एक महापुरुष है। जयशंकर प्रसाद ने इसको लिखा है, प्रकृति के विद्युत कड़बड़ व्यस्त विकल विकरे हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजेत्री मानवता। जयशंकर प्रसाद ने पता नहीं कभी ये बात लिखी होगी। जमीनी धरातल पर इस बात को लागू करने का अगर किसी ने काम किया, समाज में जहाँ कहीं भी अच्छाइयाँ हो, जहाँ कहीं भी योग्यता हो, किसी भी जात की योग्यता हो, किसी भी समाज की योग्यता हो, ईमानदारी हो, निष्ठा हो, देश के प्रति समर्पण हो, उसे मोदी से निजी संबंध बनाने की जरूरत नहीं। मोदी जी उसको खोज लिया करते। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे महान व्यक्तित्व के साथ काम करने का अवसर पाया। मैंने अवतारों के बारे में सुना है और मैं अवतार के सिद्धांत को पता नहीं क्यों मानता नहीं हूँ।
नाराज मत हो अगर कोई बहुत कट्टर हिंदू है। मैं अवतार की प्रक्रिया को मानव के महामानव बनने की प्रक्रिया से ही जोड़ता हूँ। हमारे अंदर सब में ईश्वर है, हम उस ईश्वर का एहसास कर लेते हैं, हमारे जीवन मूल्य बदल जाते हैं, हमारे सोचने की क्षमता बदल जाती है, हमारे जीवन का उद्देश्य हमको मालूम हो जाता है, काम करने का लक्ष्य हमें पता चल जाता है, हम अपने रास्ते सहेज लेते हैं और हमारे पास एक दृढ़ निष्ठा हो जाती है कि हम उन्हीं रास्तों पर चलने का काम करेंगे जो हमें लगता है देश के लिए उचित होगा। इसे हमने कहा निंदन तो नीति निपुणा है यदि वास्तवंतो लक्ष्मी समा विशद गच्छतु वा यथेष्टो अत्यैव वा मार्गमस्तु योगान्तरेवा न्यायार्थ पथ प्रविचलन्ति पदम नदीरा। मैं अगर मोदी जी की परिभाषा करूं तो इसी से करूंगा, नीति में निपुण लोग निंदा करें या स्तुति, लक्ष्मी आए या चली जाए, मृत्यु आज हो या युगों के बाद, जिसने अपना न्याय का पथ जाना है, जो अपने न्याय के पथ पर कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में चलने की हिम्मत रखे, उस व्यक्ति का नाम होता है नरेंद्र दामोदर मोदी। मित्रों, रामधारी सिंह दिनकर ने कविता लिखी थी जब देश आजाद हुआ था, बहुत लंबी कविता है, उसका बहुत छोटा सा हिस्सा मैं आपको समझाऊंगा तो आपको मोदी जी की फिलॉसफी समझ में आ जाएगी। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, कुछ समझ नहीं पड़ता रहस्य क्या है, कुछ समझ नहीं पड़ता रहस्य क्या है, जाने भारत में बहती कौन हवा, धरती के ही पेड़ दुर्बल है, गमलों के ही पेड़ सुंदर है, धरती के ही पेड़ की दुर्बल है, गमलों के ही पेड़ में सुदल है, जब तक है वह सभ्य समाज सड़ेगा, किस तरह एक होकर यह देश। सबसे पहले यह संपत्ति को खाइया खट पाटोरे, बहुत की शीतल और छाटोरे, जो मिले अमृत सबको समान बांटे। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं आजादी 1947 में हुई, लेकिन विकास स्वतंत्रता का आनंद भारत के नागरिक होने का सुख 2014। मैं ये तो नहीं कहूंगा किसी कंगना रावत की तरह कि देश 2014 में आजाद हुआ। देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान किया, उनका इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। मैं तो अपनी बातों को बहुत बेखौफ कहने का आता हूँ। कोई मेरे विचारधारा का व्यक्ति कुछ भी कहे तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। कांग्रेस जी जानते हैं ये मेरी प्रकृति और प्रवृत्ति नहीं है, जो लोग हल्का हल्का भी स्वभाव कर देते हैं। लेकिन सच यही है कि आजादी के 65 साल आज लोग अडानी और अंबानी की बात करते हैं तो हंसी आती है, कभी कभी शर्म आती है। जो पूरी की पूरी सरकार है इतने लंबे कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए समर्पित सरकार थी। पहली बार जब इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश की आर्थिक नीतियां बनाई, उस समय ही अगर देश की आर्थिक नीतियां गरीबों के हित में बना दी गई होती, आप जिस एमएसएमई की चर्चा कर रहे थे, आप इसलिए कर रहे थे क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। सच यही था कि अगर देश में एमएसएमई का एक तंत्र उस जमाने में खड़ा किया गया होता, 1947 में चीन भी आजाद हुआ था, उसने एमएसएमई के रास्ते को अपना दिया। हम आजाद हुए थे, हमने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को खड़ा करने में अपना गौरव अर्जित किया। हम तथाकथित रूस के छद्म प्रखंड पाखंड में गर्वित हो गए थे। कल यह हुआ कि इस देश में आर्थिक विषमता बढ़ती चली गई, इनकम कुछ लोगों तक चली गई और गरीब नहीं बनते चले। लेकिन इस बात को किसी ने महसूस किया मित्रों, तो मैं कह सकता हूँ इस बात को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महसूस किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उन्होंने देश के गरीबों की अगर चिंता किया तो यह भी सुनिश्चित किया कि देश के गरीबों की हम चिंता करते हुए भारत के सम्मान और स्वाभिमान